Good morning, dear friends. My name is PM Bhardwaj. I am founder president of Bhardwaj Foundation Jaipur and also former MD CMD of 4 public sectors. I am a national level motivational and management guru, and I am columnist in famous newspaper Nafa Nuksan. प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर रवि गोयल जी का, जो कि सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं। अलग अलग बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी में उन्होंने काम किया, बहुत अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने काम किया, और डॉक्टर रवि गोयल की जितनी तारीफ की जाए कम है। हाईली नॉलेजेबल, डाउन टू अर्थ, and then a man having lot of connections throughout the nation and doing lot of work for nation building in different educational institutions. Earlier he was in Jaipur Institute of Technology, then in BSDU, Bharatiya Skill Development University, and now I am very happy that he is pro VC in in a new यूनिवर्सिटी, निर्वाण यूनिवर्सिटी इन जयपुर। कुछ दिन पहले की बात है, उनका फ़ोन आया और उन्होंने मेरे से कहा कि मैं थोड़ा टाइम निकाल के इस यूनिवर्सिटी में आऊँ। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं नेशन में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में, कॉरपोरेट्स में हज़ारों से ज़्यादा मैं लेक्चर दे चुका हूँ। तो मेरी खुद की भी ये इच्छा थी कि जब जयपुर में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर आई है और पहले ही साल में रवि गोयल जी और टीम ने 3000 से ज़्यादा एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में कर लिए हैं, और इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा कैंपस भी, जैसा मुझे बताया गया, इस यूनिवर्सिटी का है। तो मेरा है आपके देखिए, मैं जहाँ कहीं भी गया और मैंने अपनी बात चालू की, साथियों, मैंने सबसे पहले गुरुजनों को प्रणाम किया, जो कि सफलता के लिए बहुत जरूरी है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सक्सेस मंत्रास एंड ऑल्सो हाउ टू डू द स्ट्रेस मैनेजमेंट। सफलता की जहाँ तक बात है, सक्सेस की जहाँ तक बात है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन सक्सेसफुल, हर आदमी होना चाहता है जिसका मानव योनि में जन्म हुआ है, लेकिन बिरले ही हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा देश विदेश में नाम कमाते हैं। और उन सबको मैंने लगातार स्टडी किया है, देखा है कि क्या कारण है कि ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, और उन सब का जूस बना के आज मैं बोटलिंग के थ्रू, यानी कि जूस की बोतल पूरी आपको पिलाने वाला हूँ, किस तरह से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज अगर मैं सोचूं कि मेरे जैसा एक व्यक्ति जो बचपन में बहुत ज़्यादा शर्माता था, स्टेज फोबिया था, अगर 20-25 लोग भी किसी फंक्शन में बैठे हों तो मुझे बोलने में तकलीफ़ आती थी कि मैं कैसे यहाँ बोलूँगा इनके सामने। बहुत ज़्यादा मुझे जो है दिक्कत महसूस होती थी। किस तरह से मैंने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया, या किन लोगों ने मेरी हेल्प की, अगर मैं इस चीज़ को सोचूं और जब मैं इस पर चिंतन करता हूं, तो मैं पाता हूं कि मेरे गुरुजन ही हैं जिनकी वजह से आज मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा हूं। भारत की 242 में से 4 कंपनियों का MD CMD बना। पेपर्स में मैं वीकली कॉलमिस्ट हूँ, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड में हूँ, मणिपाल हो या भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हो या राजस्थान स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हो। तो ये सब संभव मेरे गुरुजनों की वजह से हुआ। और साथियों, आप जानते हो, पहले गुरुजन माँ बाप ही होते हैं। तो मेरे माँ बाप जो कि मेरे पहले गुरु हैं, और मेरे गुरुजन जिन्होंने मुझे हेल्प की, वो सभी की वजह से आज मैं इस स्टेज में हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने गुरुजनों को इन शब्दों के थ्रू प्रणाम करना चाहूँगा। थोड़े से शब्द आपके सामने बोल रहा हूँ। राजा कहे कि मैं बड़ा तो हाथी पे क्यों चढ़ा। राजा कहता है मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन उसको भी मदद लेनी पड़ती है, हाथी के ऊपर बैठना पड़ता है अपना कद बढ़ाने के लिए। राजा कहे कि मैं बड़ा तो हाथी पे क्यों चढ़ा। हाथी कहे कि मैं बड़ा तो पृथ्वी पे क्यों खड़ा। पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी पे क्यों पड़ी।
शेषनाग के मैं बढ़ा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा, शिव जी कह कि मैं बढ़ा तो श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा, और श्री राम कह कि मैं बढ़ा तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़ा। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़े जो हैं वो गुरुजन है। गुरु गोविंद दोनों खड़े कागे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियों मिला है। ये तो हम लोग जानते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हुए हैं। जो पूछा गया किसके पैर लगूं, तो गुरु के लिए कहा गया, क्योंकि गुरु की वजह से ही भगवान के दर्शन होते हैं। इसलिए गुरु से की इज्जत करना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस सेशन को अपने गुरुजनों को प्रणाम करके इस सेशन को चालू कर रहा हूँ। आज ही मेरा अखबार में एक लेख आया है, और लेख क्या है, जागो मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों। ये लेख मैं डॉक्टर रवि गोयल जी, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ये लेख मैं भेजूंगा। और मैं चाहूँगा निर्वाण यूनिवर्सिटी, जो कि एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा काम, पहले ही साल में जिसने 3000 से ज़्यादा एडमिशन कर लिए हैं, ऐसी टीम को, ऐसे मैनेजमेंट को, ऐसे हमारे रवि गोयल जी को, उनके साथियों को मैं सल्यूट करता हूँ। और साथ में मैं कहना चाहूँगा, जो आज मैंने लेख लिखा है उससे मैं शुरुआत कर रहा हूँ, जागो मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों। क्या है इस लेख में, और क्यों मैं इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में बात कर रहा हूं, क्यों उस लेख के बारे में। इस लेख के अंदर मैंने इजराइल के लिए लिखा है, 90 लाख की पॉपुलेशन, 21,700 स्क्वायर किलोमीटर जैसा एक छोटा सा देश, जहां की मतलब 90 लाख की पॉपुलेशन है, और जो कि 21,700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 1948 में यहाँ पर आज़ादी मिली है, ये देश स्थापित हुआ, यहूदियों का देश है। तो आप ये देखें कि ये देश आज विश्व के अंदर 8वीं बड़ी पावर बन चुका है। 1947 में हम आज़ाद हुए, 130 करोड़ हम हैं। हमारी अगर क्षेत्रफल की बात करें तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, हरियाणा का भी आधा इजराइल है। तो इजराइल एकदम इतना तेज़ी से आगे क्यों बढ़ा, मैंने इस लेख में लिखा, और वही चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सब लोगों के बीच में। इजराइल आगे इसलिए बढ़ा क्योंकि इजराइल जो है उसमें यहूदी हैं, और आप जानते हो हिंदुस्तानी और यहूदी दो लोग बहुत मेहनती, बहुत बुद्धिमानी, बहुत बहादुर माने जाते हैं। ये दो ऐसी जाति हैं विश्व में, हिंदुस्तानी और यहूदी, जिनको कि बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत ज़्यादा बहादुर माना जाता है। यहूदी उन्होंने तो करके दिखा दिया। यहूदी जो है उनका देश यानी कि इजराइल विश्व में 8वीं बड़ी शक्ति के रूप में उभर के स्थापित हो चुका है। हिंदुस्तानियों को भी जागने का समय है। हम विश्वगुरु थे, क्या कारण था, हम क्यों विश्वगुरु थे, और क्या कारण है कि आज हम विश्वगुरु नहीं है, कैसे हम विश्वगुरु बन सकते हैं, ये सब मेरे इस लेख में मैंने लिखा है। सुबह पहले जब ये अखबार में आया तो इसकी काफ़ी प्रशंसा लोगों ने, मेरे साथियों ने, जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने मुझे लिखा। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि मैं बताना चाहूँगा, इजराइल के अंदर वहाँ पर मिलिट्री सर्विस जो है, सेवाएं वो कंपलसरी हैं लेडीज़ और जेंट्स के लिए। इवन लेडीज़ भी कंधे से कंधा मिला के काम करती है। जब तक महिला साथ में उठ के काम नहीं करेंगी तब तक देश सुपर पावर नहीं बन सकता। वहाँ पर महिलाओं के लिए 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग, आर्मी ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग जरूरी है, और जो जेंट्स हैं, मेल हैं, उनके लिए 3 साल की ट्रेनिंग जरूरी है। 90 लाख जैसे पॉपुलेशन के देश, इतना छोटा, हमारी आबादी 130 करोड़ और उनकी आबादी 90 लाख, और 90 लाख पॉपुलेशन वाले देश में 35 लाख की आर्मी है। उसके अलावा रोबोटिक आर्मी भी बना दी है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, दुश्मन के प्लेन को ज़मीन पर उतरने ही नहीं देता कोई। अगर वो फाइट करना चाहे, उनके ठिकानों को ख़त्म करना चाहे, तो इजराइल के लोग आसमान में ही उसको ख़त्म कर देते हैं। मोसाद नाम की खुफिया एजेंसी इतना बड़ा इनके यहाँ काम कर रही है कि अगर एक यहूदी को मारा जाता है तो विश्व भर में कहीं भी जाके आतंकवादी छुप जाएं, उनको खोज खोज के एक की जगह 10 को ये मारते हैं। 1972 म्यूनिक ओलंपिक के अंदर जब 11 खिलाड़ियों को मार दिया, खुद इजरायली प्राइम मिनिस्टर वेंट टू हाउस ऑफ द प्लेयर्स, एंड देन he or she, whosoever was prime minister that time, told
दैट वी विल टेक द रिवेंज। और उन्होंने 2000 तो आतंकवादी तुरंत मार दिए, उसके बाद 16 साल तक उनके ठिकानों पे जा जाके उनको मारा। युगांडा में इनके एक प्लेन को हाईजैक करके उतारा गया टेररिस्ट द्वारा। 54 यात्री थे। इन्होंने कंप्रोमाइज करने के बजाय युगांडा में जाकर के अपने नागरिकों को छुड़ाया। विश्व में जहां कहीं भी अगर यहूदी पैदा होता है तो उसको नागरिकता तुरंत दे दी जाती है इजराइल की। हमें भी जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद से ऊपर उठना पड़ेगा और हिंदुस्तान को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदुस्तानी हैं। जातिवाद से हम ऊपर उठें और हम सब एकजुट हो जाएं। अब इजराइल के बढ़ने का और क्या कारण है कि इतनी कम आबादी का देश इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, 8वीं शक्ति विश्व में बन चुका है। क्या रीज़न है? तो इनके रीज़न है स्टार्टअप, इंक्यूबेशन, इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ईज ऑफ बिजनेस बहुत ज़्यादा है। विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ एस्टेब्लिश करवा रहे हैं और इनके यहाँ रिसर्च डेवलपमेंट पे बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है। डिफेंस के उपकरण इतने ज़्यादा बना दिए कि इवन अमेरिका, सब कंट्री हैं। भारत तो बहुत बड़ा इनके यहाँ से खरीदने वाला एक देश है। इनसे रक्षा सामग्री हम लोग खरीद रहे हैं। तो जब इजराइल जैसा छोटा देश जहाँ की पानी पीने का या सिंचाई के लिए पानी नहीं है, वो अपनी खाद्य सामग्री पूरी अपने देश में खाली उगा ही नहीं रहा, विश्व भर के अंदर उसको सप्लाई भी करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर वो कम जनसंख्या और कम क्षेत्रफल में ये काम कर सकते हैं तो भारतवर्ष क्यों नहीं कर सकता। साथियों, हमें उन पॉइंटों को देखना चाहिए कि हमारे देश में क्या कमी है, क्यों हम ऐसा नहीं कर पा रहे। देखिए, डे बाई डे इंडिया ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन पहले हम विश्व गुरु सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाते थे। आज मेरा मानना यह है, अगर हम सब मिलके एकजुट होकर काम करेंगे, एकता से काम करेंगे। राष्ट्रवाद कूट कूट के यहूदियों में भरा हुआ है। राष्ट्रवाद हमारे यहाँ अपने हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद की बहुत कमी है। राष्ट्रवाद हमें भरना पड़ेगा। जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद से ऊपर उठ के हमें राष्ट्रवाद का नारा लगाना पड़ेगा। तभी हमारा देश जो है वो बहुत आगे बढ़ पाएगा और वी कैन डू द वंडर्स। पूरा विश्व कोरोना के टाइम भारतवर्ष के नियमों को, उनके संस्कारों को सल्यूट कर रहा है। इवन यूएस प्रेसिडेंट हाउस, व्हाइट हाउस के अंदर वैदिक मंत्रों से पूजा हुई है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे देश की बहुत तारीफ की है। बहुत सारे कंट्रीज मुक्त कंठ से भारत की तारीफ कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, बहुत बड़ी ये महामारी है, बहुत खराब दौर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन देखिए 100 साल में भी ऐसी महामारी नहीं आई थी। अब ऐसा जो अनुभव हमें भगवान करवा रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। और विधि का विधान मान हानि लाभ सही है। विधि का विधान मानिए फिर, लेकिन इस टाइम राष्ट्र को पूरी हेल्प करें, सोसाइटी को, अपने परिवार को इस महामारी के इस मौके से बच के निकलना है और हिंदुस्तान को साथ के साथ हम लोगों को ऊपर भी बढ़ाना है। तो मैंने सबसे पहला जो मंत्र आपको दिया वो दिया कि अगर सक्सेसफुल होना है तो गुरुजनों को प्रणाम करना पड़ेगा, उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु ही वो शख्सियत है जो आपको सफल और सुखी बनाएगी। इसलिए ऐसे गुरुओं को बार बार मैं भी सल्यूट करता हूँ और आपको भी सल्यूट करना चाहिए। अब देखिए, ये ऑफलाइन लेक्चर नहीं है। रवि जी ने देखा है, कन्वोकेशन में भी इन्होंने बुलाया, एक इंस्टीट्यूशन में ये वहाँ पर डायरेक्टर थे, कई बार इन्होंने मुझे जगह जगह बुलाया है। इन्होंने देखा है कि हजारों की संख्या में स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर जब बैठे होते हैं और बात होती है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हॉल के अंदर इतनी भीड़ है। आज मैं यहाँ फेसबुक पर आपके सामने बोल रहा हूँ, मुझे आपके सुंदर सुंदर चेहरे दिखाई नहीं दे रहे, यंग एंड डायनेमिक लोग दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि फेसबुक में ये फैसिलिटी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे खुशी बहुत है कि आज निर्वाण यूनिवर्सिटी जैसी जानी मानी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी एवं बच्चे ध्यान से इस चीज़ को सुन रहे हैं। और मेरे साथी जिनको कि मैंने लिंक भेजा हुआ है, वो भी शायद इस प्रोग्राम को यहाँ पर देख रहे हो। एक चीज़ जो मैंने देखा है, ऑफलाइन प्रोग्राम हो रहा हो, मैं पूछता हूँ बच्चों और फैकल्टी मेंबर्स जो भगवान को मानते हैं, हाथ खड़ा करें। हॉल जो है ज़्यादातर लोग हाथ खड़ा कर देते हैं कि भगवान को मानते हैं। मैंने कहा भगवान को मानते हो तो अब एक बात आगे और बोलो, क्या कोई चिंता फिक्र है या नहीं है? बोले फिक्र भी है। फिर ज़्यादातर लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, फिक्र भी है। अगर भगवान नहीं तो जिक्र क्यों?
अगर भगवान को नहीं मानते हो तो जिक्र क्यों करते हो, और अगर मानते हो तो फिक्र क्यों करते हो? या तो भगवान का जिक्र मत करो, और अगर जिक्र करते हो तो फिक्र मत करो। परम पिता परमेश्वर उसको नाम दिया गया है क्योंकि वो हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी, बोलता रहूं पूरे लेक्चर का टाइम खत्म हो जाए, लेकिन करोड़ों साल से भगवान है। तो वो जो भगवान है उसकी हायरार्की तो मैं यहाँ पर एस्टेब्लिश ही नहीं कर पाऊंगा। तो अगर ऐसा परम पिता परमेश्वर, तुम्हारे फादर के फादर के फादर के फादर, उनका अगर वो फादर ऐसा परम सबसे बड़ा पिता हमारे साथ है, तो फिर हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। हम गलती क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं भगवान के ऊपर हमें भरोसा है, लेकिन साथ में फिक्र भी करते हैं अगर भगवान नहीं है तो जिक्र मत करो। एक तरफ हो जाओ कि नहीं हम तो जिक्र भी नहीं करेंगे, हम नहीं मानते, इस परम शक्ति को मत मानो। लेकिन अगर मानते हो तो फिक्र मत करो। और मानना तो आपको चाहिए। इस लेक्चर में मैं जगह जगह बताऊंगा कि इतनी जगह मैं अच्छे अच्छे पदों पर काम करके दिन प्रतिदिन उस परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद मानता हूँ, जिसकी वजह से आज हम सब लोग इस दुनिया में आए हैं और श्रेष्ठ योनि में आए हैं। बड़े भाग्य मानस्तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। 84 लाख योनियों में अगर हमें ये मानव की योनि मिली है तो ये श्रेष्ठ योनि है। विवेक बुद्धि सब इस योनि में हमें मिली हुई है। तो हमें अपने लिए ही नहीं, अपने लिए तो जानवर भी करते हैं, समाज के लिए, देश के लिए, सोसाइटी के लिए, विश्व के लिए, सभी के लिए हमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए। एक और चीज जो मैंने अपने व्याख्यानों में लगातार बोलता हूं, पूजा करो तो ऐसे सब कुछ तू करेगा। जब पूजा करें भगवान के सामने हाथ जोड़ के मैं पूजा करता हूं, सुबह भगवान के सामने आंखों में आंसू भी ले आता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं, हे परम पिता परमेश्वर, छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, सब कुछ मैंने अब तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दिया है। मैं किसी भी लायक नहीं हूं, इस ब्रह्मांड में एक कण से भी छोटा हूं, लेकिन मेरी हार और जीत आपके ऊपर है। आप साथ हो, इसीलिए तो मुझे विश्वास है कि मेरी जीत होगी। तो छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मैं कहना चाहता हूं कि पूजा करो तो ऐसे कि भगवान से कहो सब कुछ तुझे करना है, लेकिन जब पूजा करके वर्क डेस्क पे आ जाओ, वर्क प्लेस पे आ जाओ, तो बोलो जैसे मैं बोलता हूं कि पीएम भारद्वाज कोई मदद करने नहीं आएगा। अच्छे अच्छे दोस्त, अच्छे अच्छे रिश्तेदार, साथी धोखा दे जाएंगे, कोई मदद नहीं करेगा। बेस्ट हेल्प इज द सेल्फ हेल्प। खुद को हेल्प करनी पड़ेगी। जो कुछ करना है किसी के भरोसे मत रहे, तुझे ही करना पड़ेगा। सदगुरु संत कबीर ने कहा है, कर बल भैया अपनी छोड़ बिरानी आस, और जिसके आगे नदियां बहे सो क्यों मरे प्यास। अपनी भाव पे भरोसा रखो। आगे नदी बह रही है, हम प्यासे हैं, हम भूखे हैं, अरे काहे के प्यासे हो, जाओ पानी भरो, अपनी भुजाओं पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा। तो कर बल भैया अपनी छोड़ बिरानी आज, दूसरों की मदद मत करो, मत दूसरों की मदद के लिए इच्छा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो। ये बहुत जरूरी है। कौन सा सक्सेस मंत्र अभी तक क्या बताए? गुरु को प्रणाम करो, उनकी इज्जत करो, भगवान पे भरोसा रखो, स्वयं पे भरोसा रखो, ये बहुत जरूरी है। भगवान ने आपको सब कुछ शक्तियां दी हैं, मारे मारे मत फिरो, सब शक्तियां आपके अंदर हैं। भगवान से कनेक्शन के लिए एक आत्मा लगा के दी है, और आत्मा की परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन उस आत्मा के ऊपर जब धूल बैठ जाती है, धूल क्या, काम क्रोध मद मोह है, जब भगवान फैक्ट्री से भेजता है हमें बना करके, तो उस टाइम बिल्कुल आत्मा क्लीन होती है। आप देखें तो बच्चा जब पैदा होता है ऊपर आंख करके आसमान की तरफ हंसता है, मुस्कुराता है, भगवान को देख के खुश होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर हम उस बच्चे को समझाना चालू करते हैं तेरा मेरा, और उसके बाद ही धूल जमना चालू होती है। तो भगवान ने आपको सब कुछ शक्तियां दी हैं। जैसे आपके मोबाइल में तरह तरह के ऐप्स हैं, अगर उन ऐप्स को आप एक्टिवेट कर लें, उन ऐप्स को एक्टिवेट करना जरूरी है। ऐप्स तो हैं लेकिन उनको एक्टिवेट तो करना पड़ेगा। जब आप एक्टिवेट कर लेंगे तो आप मान के चलें कि आपके काम आसान हो जाएंगे, आपके जीवन में खुशी की लहर दौड़ेगी। और ये कहा गया है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई,
ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। जो तिलमई तेल है जो चकमक में आग, तेरा सही तुझ में जाग सके तो जा। तिल के अंदर तेल है, बस निकालने की देर है। चकमक पत्थर होते हैं ना, उनमें आग होती है, उनको टकराने की देर है। ऐसे ही भगवान तेरे अंदर है। चारों तरफ मारा मारा मत फिर, कंफ्यूजन में मता। जागने का टाइम आ गया, मेरा लेख भी है, जागो प्यारे हिंदुस्तानियों। जाग जाओ, विश्व में तुम गुरु थे, अब दोबारा गुरु बनोगे। जो यंग लोगों को आज मैं यहाँ पर आप सबको जो है एड्रेस कर रहा हूँ, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानियों में बहुत ज़्यादा ताकत है, बुद्धिमान है, बहादुर है। आप लोग जाग जाओ तो टाइम दूर नहीं जब हम विश्व गुरु बनेंगे। कोविड के टाइम 60,000 करोड़ की कंपनी के मालिक का फोन आया जब कोविड चालू हुआ था, कुछ ही वीक्स में, इनिशियल वीक्स में। भारद्वाज साहब आप नेशनल मोटिवेटर है, मैं तो परेशानी में आ गया। यूरोप में मेरा माल जाता था वहाँ पर और अमेरिका में जाता था, सब जगह से ऑर्डर कैंसिल हो गए। अब मैं क्या करूँ, कोविड ने मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैंने पूछा, नाम नहीं ले रहा, अच्छा नहीं लगेगा नाम लेना। मैंने कहा सिर्फ आप एक बात बताएं, आप 60,000 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, आपको देख के मैं भी मोटिवेट होता हूँ। नहीं सर, आप तो नेशनल मोटिवेटर हैं, आप तो हमारे जो है हमारे लिए आदर्श हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए। मैंने कहा एक चीज़ कंफर्म करें तो चिंता खत्म हो जाए। बोले क्या? मैंने कहा एक सामान अगर कोविड ने आपका नहीं खत्म किया हो तो संभाल लेंगे अपन। बोले क्या? मैंने कहा आपका दिमाग। हंस गए, जोर से हंसे, बोले इसीलिए तो आपको फोन मिला है। मैंने कहा अगर आपका दिमाग अगर इंटैक्ट है तो चिंता मत करिए, डाइवर्सिफाई करिए, आप बहुत जल्दी दोबारा से टॉप में आ जाएंगे। और यही उन्होंने किया। उन्होंने मास्क बनाना चालू कर दिया, सैनिटाइजर बनाना चालू कर दिया, पीपीई बनाना, किट्स बनाना चालू कर दी, और आज वो बड़ा काम कर रहे हैं। जब भी फोन आता है कहते हैं पहले से भी ज़्यादा एस्टेब्लिश हो गए हैं। कोरोना के अंदर आप ये मान के चलें कि जो लोग हिम्मत से काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे। आज मैं भी सैकड़ों की संख्या में लेख लिख चुका हूँ इस पीरियड में। मैंने इसको एक वरदान मान के इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, और मोर देन 100 वेबिनार सेमिनार मैंने यहाँ से बैठ करके ऑनलाइन करी हैं, और बहुत बड़े बड़े लोगों से मैं कनेक्ट हुआ हूँ। दर्जनों वाइस चांसलर्स मेरे साथ मिलके इस काम को उन्होंने किया है। तो आप इसको ये नहीं माने ये एक फेस है, दोबारा नहीं आएगा। आप कहोगे दोबारा ऐसा मौका मिले हम घर बैठ जाएं, थोड़ा हम बैठना चाहते हैं, तो आप नहीं बैठ पाओगे। तो 100 साल में एक फेस आया है, लेकिन आया है तो विधि का विधान मान हानि लाभ सही है, और जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। चिंता की जगह चिंतन करिए। चिंता ऐसी डांकनी काट कलेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक मलहम लगाए। अरे चिंता से क्या होने वाला है, और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और हॉस्पिटल इन दिनों में जाना नहीं है। और अगर हॉस्पिटल पहुंच गए, पता लगा अच्छे खासे थे, कोविड ले आए पूरे फैमिली। बहुत सारे मेरे मित्रों के मैसेज आ रहे हैं कि 2-2, 3-3 लोग फैमिली में स्वर्गवासी हो गए। अगर ऐसा हो रहा है, बड़े बड़े नाम आपने अपने सुने होंगे अपने फ्रेंड सर्किल में, तो ये बहुत ही खराब एक जो है दौर है। लेकिन इस दौर में हमें चिंता की जगह चिंतन करके सोशल डिस्टेंसिंग, मेडिकल प्रोटोकॉल, WHO ने जो कहा है, जो हमारी सरकार कह रही है, र्यूमर भी बहुत उड़ती हैं, उन पर ध्यान नहीं दें। अगर हम जो है पूरा प्रोटोकॉल का ध्यान रखेंगे तो मेरा पक्का विश्वास है कि इस फेज से हम बहुत जल्दी निकल जाएंगे और इंडिया सुपर पावर भी बनेगा। एक लिसनिंग स्किल एक ऐसी स्किल है, जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं कहता हूँ कि देखिए अपने यहाँ दिक्कत क्या है, हिंदुस्तान में कोई भी घर में आता है, छोटा बच्चा अगर हो तो माँ बाप साथ में बैठे हो, दादा दादी बैठे हो, कहते हैं हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारी बेटी बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कहानी सुनाती है, बेटी बेटी सुनाओ, प्लीज सुनाओ। ये होता है ना घरों में। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, किसी भी घर में ये नहीं कहा होगा कि हमारा बेटा बेटी पोता पोती बहुत अच्छा सुनते हैं। दे हैव गॉट ए अमेजिंग लिसनिंग पावर। आप बोलिए, जो आप सुनेंगे उसको समझ जाएंगे। और गार्बेज इन गार्बेज आउट, जब तक बच्चे सुनने की हैबिट नहीं रखेंगे, लिसनिंग पावर नहीं रखेंगे, तब तक वो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे अच्छे ऑडिटर बनेंगे। पहले सुनना जरूरी है, तभी तो जब आप सुनेंगे तभी तो अच्छा बोल पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो लिसनिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्पिरिचुअल फॉर्मूलाज, लिसनिंग पावर अच्छी हो, ये भी एक सक्सेस मंत्र बताया है। अब स्पिरिचुअल फॉर्मूलाज in my lectures, seminars, workshops which I have conducted in multiple of thousand, I keep on saying only one thing. Most
loudly, keep in mind that spiritual formulas, if they are not more reliable, then at least equally reliable to mathematical formula. आध्यात्मिक और धार्मिक फॉर्मूले मैथमेटिकल फॉर्मूले से मेरे हिसाब से तो ज़्यादा, पर आप एकदम नहीं मानोगे। साइंस के स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, बड़े बड़े विद्वान बैठे होते हैं, उन्हें अभी समय लगेगा, काफ़ी विद्वान मानते हैं इस बात को मानने में कि जो आध्यात्मिक और धार्मिक फार्मूले हैं वो मैथमेटिकल फार्मूले से भी ज़्यादा रिलायबल है। वो फार्मूले क्या है? 4 वेद, 6 शास्त्र में बात लिखी है, 2 सुख दीजिए सुख लीजिए, दुख दीजिए दुख होए। 4 वेद और 6 जो इम्पोर्टेंट शास्त्र हैं उसमें 2 ही बात लिखी है। सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। अब ये एक फॉर्मूला है, दुख देना बराबर दुख लेना, सुख देना इज इक्वल टू सुख लेना। लेकिन इन फॉर्मूलों को कोई मानता ही नहीं है। पुराने जमाने की बात है, अब तो कलयुग है, अब तो पैसा कमाना है, अब तो बुरा मत मानिए, किसी भी ढंग से नैतिकता को भी भूल के पैसा कमाना है, धोखा देना है। लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे। साथियों, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, अगर ऐसे लोगों को आप धोखा देंगे जो आपको सहायता कर रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। माँ बाप को, मित्रों को, समाज को धोखा देंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। भगवान तो आपकी हर एक्टिविटी को देख रहा है, उसका क्लोज सर्किट टीवी लगा हुआ है। अगर आप धोखेधड़ी का काम करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। आध्यात्मिक फॉर्मूलों को मानना जरूरी है। कुछ लोग लगातार ये कहते हैं कि आध्यात्म या धार्मिक। अभी एक न्यूज़पेपर के मालिक का फोन आया, भारद्वाज साहब आपको बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं, फैकल्टी सुनती है, जगह जगह आपके लेख, क्या एक लेख मेरे खातिर मेरे अखबार के लिए बनाएंगे? मैंने कहा बताइए क्या लेख चाहते हैं। बोले पहले अपन डिस्कस करते हैं आध्यात्म और धार्मिक होने में, आध्यात्मिक और धार्मिक ज़्यादा अच्छा क्या है। मैंने कहा मैं बड़ा तुच्छ प्राणी हूँ। आपने फ़ोन किया, आप इतने बड़े अखबार के मालिक हैं, लाखों की संख्या में पाठक, आपके करोड़ों पाठक पढ़ते रहते हैं, मेरे जैसे तुच्छ प्राणी से इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा कि मेरे हिसाब से धार्मिक होने से ज़्यादा अच्छा है आध्यात्मिक होना। तो उन्होंने कहा धार्मिक क्यों नहीं? मैंने कहा धार्मिक इसलिए नहीं कि धर्म में कट्टरता भी आ जाती है। धार्मिक हो, लेकिन अगर धार्मिक माइनस कट्टरता तो बहुत अच्छी चीज़ है, कट्टर नहीं हो। धार्मिक लोग कट्टर हो जाते हैं अपने धर्म के प्रति। विवेकानंद जी ने कहा था हम अपने धर्म की अच्छाइयाँ बता रहे हैं, सनातन धर्म की, लेकिन आप जो चाहें उस धर्म को फॉलो करो, हम उसकी मना नहीं कर रहे। और आपके धर्म में जो अच्छा है उसको डिस्कस करो ना। हम आपके धर्म की जो है बात सुनेंगे, आपके धर्म की बात समझेंगे, आप बोलो। हम आपके धर्म को किसी भी हालत में कंडम नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे। तो अपने धर्म को अच्छे मानने का मतलब ही नहीं हम दूसरे के धर्म की बुराई करें। और आध्यात्मिक का मतलब है आत्मा की आवाज़ सुने। अगर मेरे सामने एक भूखी गाय आ जाए, मैं उसको चारा दूं, बैल आ जाए तो नहीं दूं धर्म के हिसाब से। मान लो किसी धर्म को ये कह के गाय माता है, लेकिन क्या बैल जानवर नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी जगह ऐसा, या मैं जो है बकरे का कत्ल कर दूं, नहीं। अगर मैं आध्यात्मिक होऊंगा तो मुझे सब जीवों पे मैं दया करूंगा, करुणा का भाव होगा, और मैं इक्वली मेरे सामने कोई भी जानवर हो, चाहे वो ऊँट हो, ऊँटनी हो, घोड़ा हो, घोड़ी हो, बैल हो, कुत्ता हो, जो भी भूखे आएंगे उनको मैं समान रूप से देख करके, किसी भी जाति के हों, समान रूप से मैं उनको जो है खाना भोजन दूंगा जो भी वो खाते हैं। इसलिए जो है आध्यात्मिक होना ज़्यादा अच्छा है धार्मिक होने के। धर्म में कट्टरता बहुत ज़्यादा है और भारतवर्ष में दिक्कत आ रही है। हम समाज में बहुत ज़्यादा जातिवाद में हम बहुत ज़्यादा डिवाइड हो चुके हैं। हम धर्मों के हिसाब से डिवाइड हो रहे हैं। हम जो है बहुत ज़्यादा भाषावाद में डिवाइड हो गए, प्रांतवाद में डिवाइड हो गए, रंग रूप में डिवाइड हो गए। हमें ये सब जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद छोड़ के राष्ट्रवाद पे आ जाना चाहिए और आध्यात्मिक होना चाहिए। एक टीवी इंटरव्यू में एक बार एंकर ने मेरे से पूछा कि इतने ग्रंथ और पंथ हैं, आप जैसे व्यक्ति इनको पढ़ रहे हैं, बेस्ट कौन सा है? मैंने उनसे एक ही बात वहाँ पर बोली। मैंने कहा मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, CMD रहना, डायरेक्टर रहना, नेशनल लेवल के काम करना बड़ी बात नहीं है। जितने अच्छे काम सदगुरु संत कबीर या संतों ने किए हैं वो मैं नहीं कर रहा। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि सदगुरु संत कबीर ने इस बारे में कहा है, नदियाँ एक घाट बहुतेरे। जब उनसे पूछेगा सदगुरु संत कबीर से कौन सा ग्रंथ या पंथ या धर्म अच्छा है, तो उन्होंने कहा नदियाँ एक घाट बहुतेरे, कहे कबीर समझ के फेरे। संत कबीर ने कहा कि एक नदी के किसी भी घाट पे जाओ बराबर का लाभ मिलेगा।
गंगा नदी पे गए, अब कोई सी घाट पे जाओ, वहाँ 10 घाट है, 15 घाट है, तो क्या अलग अलग लाभ, तो सब एक ही जैसा लाभ जो है मिलेगा। तो नदियाँ एक घाट बहुतेरे, कहे कबीर समझ के फेरे, समझ के फेरे। किसी भी धर्म को मानो, सबका फाइनल डेस्टिनेशन सेम है, सब एक ही तरह की बातें कह रहे हैं। जो वाकई के अच्छे धर्म हैं वो सब एक ही तरफ की बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मोस्ट डिप्लोमेटिकली, एंकर या इंटरव्यू लेने वाले ने मेरे से कहा कि आपने मोस्ट डिप्लोमेटिकली सबको बराबर कर दिया। मैंने कहा मैंने नहीं किया, सदगुरु संत कबीर ने कहा है, मैं क्या करूँगा, मेरे में समझ ही नहीं, मैं तो बहुत छोटा प्राणी हूँ। तो बोले अब आप ये भी बता दें उनका निचोड़ क्या है। मैंने कहा वंस अगेन आई लाइक टू से आई एम ए वेरी 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 स्मॉल पर्सन, I don't have much knowledge, but Sadguru Sant Kabir has thrown light about this important question also, that is the juice of the different dharm and panth. क्या उन्होंने धर्म एंड पंथ का जूस दिया? ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावे तीन, ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावे तीन, राम हृदय मन में दया तन सेवा में लीन। क्या बताया? राम हृदय मन में दया तन सेवा में लीन। राम हृदय का मतलब क्या है कि हृदय में आप राम को रखें। एंकर ने पूछा कृष्ण को क्यों नहीं? मैंने कहा कृष्ण तो इस तरह के कलाओं के मालिक थे, लेकिन उनको समझना लोग बाग गलत समझ जाएंगे। बोले चोर थे, लेडीज के साथ डांस करते थे, जबकि उनके घर में 9 लाख गाय थी। अगर वो 9 लाख गाय होने के बाद, उस जमाने में 9 lakhs इतना बड़ी गाय का जो है उनके यहाँ, इतनी ज़्यादा गाय उनके यहाँ थी। चोरी का मतलब प्रेम भाव उनका था, वो चोरी नहीं थी। और जो वो गोपियों के साथ डांस करते थे, रासलीला रचाते थे, उसके अंदर एक नियम था कि कोई भी प्रपोज करे तो वो उसको टीम से ही आउट कर देते थे। जो भी जितनी भी उनकी वैलिड रानियाँ थी उन्हीं के साथ वो रहते थे। उन्होंने कभी भी जो है नैतिकता को नहीं छोड़ा, कभी भी सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सभी धर्म एक जैसे हैं, धर्म को पढ़ो, कोई बुराई नहीं है, उनको समझो, उनको मानो, लेकिन अध्यात्म का मतलब कि जो है स्पिरिचुअल होना बहुत ज़्यादा लाइफ में ज़रूरी है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़। अखबारों में लगातार मैं लिख रहा हूँ। पहले मैंने चाइना के बारे में लिखा, लेकिन चाइना से मेरे मन में बहुत बड़ी एक नाराज़गी है कि इन्होंने कोविड लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इनका खान पान, इनकी लेबोरेटरीज जहाँ जानवरों पे दुनिया भर की रिसर्च कर रहे थे, पूरे विश्व को इन्होंने अपने खान पान से प्रॉब्लम में डाल दिया। लेकिन ये जितने भी देश आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो चाइना, खैर इसराइल तो बहुत ज़्यादा हमारे देश का मित्र भी है और बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन इन सब देशों ने जो तरक्की की है उसमें एक राष्ट्रवाद भी पीछे छुपा हुआ है, जो हमारे देश में इस टाइम बहुत ज़्यादा कमी है। अपनी मातृभाषा को भी हमें सल्यूट करना चाहिए। और भगवत गीता, साथियों, अगर रवि जी बहुत ही यंग एंड डायनेमिक हमारे लिए जो है ये एक साथी हैं, मौका देंगे तो भगवत गीता को भी पढ़ना, समझना। इसमें मैनेजमेंट के बहुत ज़्यादा सूत्र छुपे हुए हैं जिन पे मैं लगातार यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर दे रहा हूँ। आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा पॉइंट कवर करना संभव नहीं है, टाइम तेज़ी से आगे भाग रहा है। और मैं जहाँ पर जल्दी में आज सुबह बैठा हूँ उस वहाँ एक वॉच भी नहीं लगी हुई कि मैं ये देख पाऊँ अभी मेरा कितना टाइम बचा है। फिर भी जैसा मुझे लगता है अभी समय मेरे पास है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपके बीच में साझा कर रहा हूँ। इस बीच में अगर कोई कमेंट्स में अगर डाल सके क्या अगर कितना समय अभी बचा हुआ है या एग्जैक्ट टाइम क्या हो गया, तो इट विल बी रियली हेल्प टू मी अगर आप इसमें डाल देते हैं तो। अब अपन जो है एक आगे चलते हैं कि जो मैंने मंत्रास को आपसे बात की कि सक्सेसफुल होने के लिए मंत्रास जरूरी हैं। अगर हम बिगर मंत्रा के लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हम कहीं धोखा खा जाएं। अब वो मंत्रा क्या है, बहुत जल्दी कुछ मंत्रा, कुछ तो मैं आपसे ऑलरेडी बोल चुका हूँ। जैसे गुड लिसनर मैंने कहा, स्वयं पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, पेरेंट्स की इज्जत करो, पहले गुरु हैं, माँ बाप की इज्जत आपको करनी है, ये बिल्कुल पक्की बात है। और इसके अलावा आपको अपनी शक्तियाँ समझनी है, अपने आप पर विश्वास रखना है, ये भी जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो सक्सेस मंत्र हैं लाइफ में। मैं बड़े बड़े कॉलेजों में गया, इवन IAS को मैंने ट्रेनिंग दी है, जगह जगह मेरे प्रोग्राम्स हुए हैं। उसमें मैं कई बार उनसे पूछता हूँ आपका गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, तो बहुत लोग जवाब नहीं दे पाते। उनका उद्देश्य उनको क्लियर नहीं है लाइफ का। सबसे पहले अपनी लाइफ का गोल बनाइए, फिर एक स्ट्रेटेजी बनाइए और टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाइए, ये बहुत ज़रूरी है।
आपकी भाई मैं ये करूँगा, ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरी स्ट्रेटेजी मेरी है और इस तरह से मैं आगे बढ़ूँगा। बी गुड लिसनर एंड गुड ऑरेटर, बहुत अच्छे बोलने वाले। आप देखें चेतन भगत हैं, संदीप माहेश्वरी हैं, अगर आप इनको देखें, फॉर दैट पर्पस PM भारद्वाज। मैं जब रिटायर हो रहा था मैंने बहुत ईमानदारी से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। लोगों ने कहा आप क्या करेंगे, अब यहाँ से तो रिटायर हो गए, आपको एक साफा पहना के भेज दिया जाएगा, फेयरवेल दे के, आप के यहाँ पेंशन भी नहीं है, आगे कैसे करेंगे। मैंने उस चीज़ को जो है एकदम दिमाग में, जब उन्होंने मेरे से कहा तो मैंने उस चीज़ को दिमाग में लिया। मैंने कहा कि मैंने हरदम भगवान पे भरोसा रखा है, अपनी स्किल मैंने बढ़ाई है। तो आज साथियों ये हालत है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, कई जगह में चीफ एडवाइज़र हूँ, डायरेक्टर्स हूँ बोर्ड में, मुझे बुलाते रहते हैं। और अब ये हालत है कि जब मैं चेयरमैन था या MD था, उससे ज़्यादा मैं अब इस समय बिजी हूँ। ये मैं आपको बिल्कुल पक्का बता रहा हूँ कि अगर आपका अपना गोल बिल्कुल पक्का आपको ध्यान में रखना चाहिए, स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाना चाहिए। गुड ऑरेटर अगर आप होंगे तो आप देखें जितने गुड ऑरेटर हैं उनके पास काम की कमी नहीं है। संदीप माहेश्वरी जी ने इन्होंने अपने चेतन भगत जी ने एक बार उस प्रोग्राम में, मैंने अपना हॉल दिया था जब मैं चेयरमैन था, कुछ घंटे बोलने के लिए 12.5 लाख रुपए ले लिए थे। इतने बड़े चार्जेस अच्छे ऑरेटर्स लेते हैं। आप ये माने कि अच्छे ऑडिटर अपनी बात को मिनटों में, हजारों लोगों में, लाखों लोगों में कन्वे करने के साथ साथ एक आमदनी का जरिया जिन लोगों ने बनाया हुआ है वो इसमें अच्छी इनकम भी। तो इसलिए ये भी एक सक्सेस मंत्रा में से एक है कि यू मस्ट बी ए गुड लिसनर एंड गुड ऑडिटर आल्सो। डू हार्ड एंड स्मार्ट वर्क, खाली हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा मित्रों, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। नेवर गिव अप, बिल्कुल हारे नहीं हरदम, क्योंकि आप एक बात मान के चलिए, स्टीम जब बनती है, जो एक टेम्परेचर इतने डिग्री फ़ारेनहाइट पे स्टीम बनेगी, उससे अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कम है तो स्टीम नहीं बनेगी। स्टीम बन गई तो वो इंजन के रूप में पूरी रेल को खींच लेगी, लेकिन अगर हम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के पहले ही अगर हम बाहर निकल आए तो स्टीम नहीं बन पाएगी। इसलिए नेवर गिव अप, आपको कभी भी हिम्मत हारनी नहीं है। थिंक आउट ऑफ बॉक्स, रवि शेखर शर्मा जी ने जब बहुत ज़्यादा ढंग से सोचा, पेटीएम बना डाला। लीक तीकते लीकई चले कपूत, और ये तीनों उल्टे चले शहर शेर सपूत। लीक पे तो सभी चलते हैं, कन्वेंशनल काम तो सभी करते हैं, नॉन कन्वेंशनल काम करें जैसे रविशंकर शर्मा जी ने किया, रविशेखर शर्मा जी ने। और आज पेटीएम, आज आप देखें हमारे जैसे बुजुर्ग लोग, हम लोग बाहर नहीं निकल रहे, हम पूरा गवर्नमेंट को साथ दे रहे हैं। कोविड आई हुई है, पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क है, इवन घर से सरकार ने कहा है 60 साल के ऊपर के घर से नहीं निकले, हम निकल नहीं रहे। लेकिन हमारे कौन से ऐसे पेमेंट है जो नहीं हो रहे, कौन से ऐसे काम में नहीं हो रहे। पेटीएम ने इतना ईजी कर दिया है। तो आउट ऑफ बॉक्स अगर आप सोचेंगे तो फिर आप शर्मा जी की तरह से पेटीएम या बड़ी बड़ी चीज़ें ईजाद करेंगे, उनका इनोवेशन, इन्वेंशन करेंगे जो समाज में काम आएंगे। टेक कैलकुलेटेड रिस्क, आज जो है अंगद ने रिस्क नहीं लिया, बोले मैं चला तो जाऊंगा वापस नहीं आऊंगा, लेकिन रिस्क लिया हनुमान जी ने, पहुंच गए, वापस भी आ गए। तो आज राम से ज़्यादा हनुमान के मंदिर हैं, कैलकुलेटेड। लेकिन मैं ये नहीं करा। अगर आपको कोई कहे कि भाई ये छलांग मारनी है क्या, आप 100 फीट, मुझे मालूम है 100 फीट कोई इंसान छलांग आज की डेट में नहीं मार पाएगा, लेकिन अगर 4 फीट की छलांग, 5 फीट की छलांग बोल रहे हैं तो शायद आप मार लो। तो जितना आपको कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो वो तो आपको लेना ही चाहिए। बी पैशनेट अबाउट योर वर्क। एक बार सिंघानिया साहब से मेरी मीटिंग हुई, भरत अली सिंघानिया जी से। उस टाइम मैंने कुछ ही पॉइंट्स बोले। ही वॉज सो हैप्पी, वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि या तो जो काम आप कर रहे हैं उसके प्रति आपको पैशन हो, या फिर अपना, या जो आप अपने पैशन के हिसाब से काम लो, या जो कर रहे हो उसके हिसाब से पैशनेट हो जाओ। तो पैशन भी बहुत जरूरी चीज़ है। आज मैं लेक्चर देता हूँ थकान, लेकिन घर वाले कोई काम बताएं एकदम थकान महसूस होती है कि बाजार जाओ दूध ले आओ। आज नहीं, अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग में तो, और अभी कोविड में इस चीज़ से बचे हुए हैं, घर बैठे ही काम हो रहे हैं। लेकिन अदरवाइज जो है, मैं बताना चाहता हूँ जो अपनी पसंद का काम हो। बच्चा 24 घंटे से खेल रहा है, मदर कहती है बीमार हो जाएगा, क्यों हो जाऊंगा, तू थक रहा है, 24 घंटे हो गए तुझे खेलते हुए, लगातार देख रही हूँ, तू सोया भी नहीं है। अरे मम्मी आपको पता नहीं मेरी बहुत ताकत है, मैं एकदम आराम से हूँ, आप चिंता मत करो, अपने काम करो। अच्छा पक्का कि तू थका हुआ नहीं है? माँ पूछती है हाँ नहीं,
तो ये किताब ले बेटे, अब चल 2-3 लेसन पढ़ ले। उसी टाइम पता लगा बच्चे के कर्राटे चालू, किताब हाथ में आती। लेकिन जो चॉइस के काम है, पैशन के काम है, उसको आगे बढ़ के आदमी करता है। तो ये भी ध्यान रखें, स्टे हेल्दी, हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया। निर्वाण यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी के बच्चों से, फैकल्टी से मैं कहना चाहूँगा, आप हरदम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और हेल्थ का ध्यान रखना, इसका 3 घंटे का लेक्चर है, बड़ा आसान है। अमेरिका ने एक कॉन्फ्रेंस की, 100 साल से ऊपर जो जिंदा है फ्री अपने देश में लॉजिंग बोर्डिंग दे के बुला लिया। वहाँ जो पॉइंट हुए थे, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, हरदम खुश रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के मित्र रखिए, भूख से ज़्यादा खाना मत खाइए, एक्सरसाइज करिए, भगवान से जुड़े रहिए, स्पिरिचुअल बनिए, एक्सरसाइज करिए, कोई बीमारी हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। इस तरह की चीज़ें 100 साल से ऊपर जिंदा रहने वाले लोगों ने समराइज की थी वहाँ। इसका भी पूरा लेक्चर है, कभी आप बुलाओगे तो बताऊंगा। टाइम मैनेजमेंट ऐसा है, रात को 12 बजे आपको डेली 24 × 60 × 60 86,400 करेंसी मिलती है। 24 आवर 60 मिनट 60 सेकंड को अगर गुना करेंगे, यानी कि 24 × 60 × 60 86,400 की जो करेंसी मिलती है। लेकिन ये करेंसी ऐसी है, अगर 24 घंटे में खर्च नहीं करोगे तो ये जो है आउटडेटेड हो जाएगी। जैसे ही मिलती है हाथों हाथ खर्च करनी है। आदमी का दिमाग आप जानते हैं कभी फ्री नहीं रहता, लगातार वो काम करता रहता है। इवन जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो तो सपने में भी चलता रहता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस करेंसी को अगर हम ढंग से यूज़ करेंगे, बराबर की करेंसी है। टाइम ऐसा रिसोर्स है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट से लेके हम सब या रिक्शे तांगे वालों तक को बराबर मिला है। जो जितना इसको जुडिशियसली यूज़ करता है उतना ही बड़ा आदमी बन जाता है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट में मैं यंगस्टर्स इसको बहुत ज़्यादा प्रोग्राम को देख रहे हैं। जैसा मुझे बताया गया, मैं कहना चाहूँगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मान के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना टाइम जो है अपने डेवलपमेंट के लिए लगाएं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक सेंट्रल मिनिस्टर बैठे हुए थे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा भारद्वाज साहब कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट में बोलेंगे। मैंने कहा जरूर, अगली बार आए तब बोलिए। मैंने कहा अगली बार नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी बोलता हूँ। कहने लगे अभी आप कुछ और मैटर लेके आए हुए हैं, बहुत लोग हैं, इंडस्ट्री काफ़ी भीड़ है, सब लोग सुन रहे हैं। मैंने कहा देखिए सर, मेरा एंटीना भगवान से जुड़ा हुआ है, जब जो चाहूँ उसको डाउनलोड करके डायरेक्ट एंटीना जुड़ा हुआ है, बोल सकता हूँ। आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट का 2 चीज़ सुन लीजिए, आप पता नहीं दोबारा टाइम निकाल के जल्दी आ पाएंगे या नहीं। कबीर ने कहा है, सदगुरु संत कबीर ने, कबीरा चिंता क्यों करे, चिंता से क्या होए। कोविड में ये बहुत जरूरी है। कबीरा चिंता क्यों करे, चिंता से क्या होए, और चिंता तो हरि ही करे, चिंता करो न कोई। सदगुरु संत कबीर कहते हैं कि चिंता क्यों करे हो, चिंता से क्या होगा। परम पिता परमेश्वर आपका ग्रैंड फादर साथ है, फिर काहे की चिंता करते हो। ताली बजाने लगे मंत्री जी और सब लोग। मैंने कहा नहीं, अभी ताली नहीं, बोले बहुत अच्छी बात कबीर संत ने कही है, तो इच्छा हुई ताली। मैंने कहा एक और सुन लें फिर बजा देना एक साथ। तो मैंने दूसरा जो है दोहा कबीर का सुनाया, मुर्दे को भी देत है कबीर ने लिखा, मुर्दे को भी देत है पानी आग, और जीवित नर चिंता करें उनके बड़े भाग। भगवान देता है, कर रहे हैं इतने बड़े। मैं पूरी इंडस्ट्री की उस हॉल में, 5 स्टार होटल में, बहुत बड़े हॉल में प्रोग्राम हो रहा था। मैंने कहा अगर आप जोर लगाओ, लात मारो, तो इसी हॉल के अंदर आप में इतनी ताकत भगवान ने दी हुई है कि अभी गंगा यहीं निकल जाएगी। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, आप असीमित अनलिमिटेड पावर के मालिक हैं। जोर तो लगाइए, फर्म डिटर्मिनेशन तो रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड तो रखिए। अब उसके बाद जो तालियां बजी, मैंने कहा आज मंत्री यहाँ बैठे हैं, फाइनेंस के मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कॉर्पोरेट अफेयर्स के हैं, अगर और पूरी इंडस्ट्री बैठी है, अगर आप कसम खा लो, देन इंडिया विल बी सुपर पावर। और इतना ज़्यादा वहाँ लोगों ने इस चीज़ का स्वागत किया। और स्ट्रेस मैनेजमेंट में मैं यही कहना चाहूँगा, कोरोना काल में भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। लगातार एक छोटा सा ही तो आपको बताया जा रहा है, मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए। अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसे तो अगर हम बात ही नहीं मानेंगे, पहाड़ पैसे की छलांग मारेंगे तो बचाने कौन आएगा, कुएं में छलांग मारेंगे कौन बचाएगा, गलती अगर हम खुद करेंगे, समुद्र में जाके डूब जाए तो कौन बचाएगा। हमें इंस्ट्रक्शन, हमें अनुशासन में रहना पड़ेगा, बात माननी पड़ेगी। कीप ऑन इंक्रीजिंग योर स्किल्स एंड नॉलेज।
आज इसराइल का मैं कह रहा था 90 लाख में इस देश ने इतनी तरक्की की है, उन्होंने जो है पूरा आप देखें कि स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। हर इजरायली 98% इजरायली एजुकेटेड है, ज़्यादातर वहाँ स्किल्ड हैं। और स्किल ऐसे नहीं है, वहाँ का एक टेक्नीशियन आता है, उसके बॉडी में पूरे के पूरे टूल्स सिस्टमेटिक बंदे होते हैं। हमारे यहाँ इंडिया की तरह नहीं है कि एक इलेक्ट्रीशियन आया बोले साहब लाइए लाइए स्क्रू ड्राइवर दे दीजिए, अब जो है आप प्लायर दे दें, अब आप मुझे ये दे दें, नहीं है तो बोला चाकू ले आओ, चाकू से ही पेच कसने की, तो कैसे ढंग से काम होगा। हमें पूरा प्रोफेशनली, एक बार इजराइल के अंदर किसी ने फ़ोन कर दिया कि किसी टेक्नीशियन को कि आप जो ठीक करके गई तो ख़राब हो गया, उसने कहा आई चैलेंज कि मैंने जो ठीक किया वो ख़राब हो नहीं सकता, मैं प्रोफेशन छोड़ दूंगा अगर ख़राबी निकल आई। जब वो वहाँ देखने गया उसने कहा ये ठीक तो है जो मैंने किया था, बोले हम लेफ्ट वाले आइटम को देख रहे थे, आप राइट कर गए, वो हमें पता नहीं था, वो हमारे भाई ने ठीक करवाया था उस टाइम। तो उसने कहा कोई बात नहीं, लेफ्ट ख़राब है इसको भी ठीक करा लो, लेकिन मुझे ये था कि मैं प्रोफेशनली धोखा पब्लिक को नहीं दे सकता, ये उन्होंने वहाँ पर बोला। टीम वर्क एक बहुत ज़रूरी है, बिगर टीम वर्क के अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्ट्रॉन्ग EQ IQ SQ होना चाहिए। आज की डेट में घर घर में झगड़े चालू हो गए, डिपार्टमेंट्स में हो रहे हैं। इमोशनल कोशेंट बहुत ज़रूरी है, अगर हाई नहीं रखा, हमने लोगों की परेशानी नहीं समझी, तो अगर हमने उसको सोच समझ के उनके साथ एक्ट नहीं किया, या स्पिरिचुअल कोशेंट हमारा जो है वो मजबूत नहीं है, हमने भगवान पर भरोसा नहीं रखा और स्पिरिचुअल कोशेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। वर्क विद कलेक्टिव विजडम, आप देखें कि इंडिविजुअल विजडम से तो एक लेवल तक के रिजल्ट मिलेंगे ना, 1 और 1 11, ये शुरू से एक फॉर्मूला है, इसमें और मैं जोड़ता हूँ 1 + 1 + 1 = 111। अगर हम मिलके कलेक्टिव विजडम अगर हम काम में लेंगे तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। शॉर्ट एनालिसिस, प्यारे स्टूडेंट्स ऑफ फेमस निर्वाण यूनिवर्सिटी, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट का एनालिसिस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देन अगर हम करेंगे, हम अपनी कमजोरियों को देखेंगे। देखिए, जब कमजोरी देखें तो स्वयं की देखो, और अच्छाई देखें तो दूसरे की देखो। अरे दूसरे की कमजोरी देख के क्या करोगे? अगर आप टीचर नहीं हो, अगर आपका जॉब उसकी कमजोरी दूर करना नहीं है, आप उसकी कमजोरी देखोगे तो क्या आपको फ़ायदा मिलेगा? अपनी देखोगे तो उसको आप सही कर पाओगे और आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। कमजोरी अपनी देखो, अच्छाई दूसरे की अच्छाई देखने का क्या फायदा है? आप भी आत्मसात करो, अच्छाइयाँ अपने अंदर भी लाओ। तो शॉर्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो रिसोर्स है उनका ऑप्टिमम यूज करो। ये पक्का मानते हो, जितने भी रिसोर्स हैं उनका यूज आपको ऑप्टिमम करना चाहिए, किसी भी चीज को वेस्ट करो। आप ये देख, अब आप हालत देखें, अरबियन कंट्री इजराइल, पानी पीने का नहीं है। अब अगर वहां पर पानी पे ही टैक्स लगा दिया, जितना ज़्यादा यूज बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा टैक्स। क्यों लगा रहे हैं ये अरबियन कंट्रीज? इसलिए लगा रहे हैं कि अगर वेस्टेज होगा तो ये पानी समुद्र से कन्वर्ट करके बड़ी मुश्किल से तो पानी बना रहे हैं, उसको अगर हमने वेस्ट कर दिया। ऐसे ही हमें देश में देखना चाहिए कि जल के जो सोर्स हैं, वाटर के हैं या इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है, इसका मिसयूज नहीं होने दें। ये अगर हम, ये भव्यता की निशानी नहीं है कि मेरे घर की सब लाइट जल रही है तो मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, ऐसा नहीं है। घर की लाइट वगैरह ऑप्टिमम बिल्कुल ध्यान से रखें कि हमें इतनी जलानी है तो उतनी ही जलाएं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो रिसोर्सेज का जो अपन यूज़ कर रहे हैं वो हमें जो है बहुत सोच समझ के जुडिशियसली करना चाहिए। अगर कमेंट बॉक्स में आप में से मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मंत्राज आपको बताए, साथ में मैंने आपसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके क्या हैं, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अपना इच्छा के काम करिए, जिस वजह से स्ट्रेस है उस कारण को तुरंत ख़त्म करिए। आप जो है अपना टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम मैनेजमेंट रखिए, हेल्थ को ढंग से रखिए। बीमार होते ही स्ट्रेस बढ़ जाता है। किसी को काम, क्रोध, मद, मोह, माया सभी शास्त्र लिख रहे हैं, इनके ऊपर आप जो है पूरा कंट्रोल रखें, नहीं तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। भारद्वाज फाउंडेशन जयपुर, इस नाम से मैंने फेसबुक में पेज बनाया हुआ है, रवि जी को मालूम है, उसमें मेरे मित्र हैं वो रवि गोयल साहब। भारद्वाज फाउंडेशन जयपुर में मैं दुनिया भर के मोटिवेशनल पोस्ट लगातार डाल रहा हूँ। वेबसाइट मेरी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। ब्लॉग था लेकिन अब मैं वेबसाइट ही लॉन्च कर रहा हूँ। इसमें अगर आप देखिए, मेरे अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं कह रहा, उसमें आप लोग ज्वाइन करें ना करें,
मैं तो निर्वाण यूनिवर्सिटी के थ्रू आपसे बीच बीच में आके जब भी रवि जी मौका देंगे, मैनेजमेंट देगा, मैं आपके बीच में आऊँगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ फेसबुक ऐसा माध्यम है, अगर भारद्वाज फाउंडेशन जयपुर आप डालें और अगर इसको लाइक करें, या व्हाट्सएप पे जो मेरा मोबाइल नंबर मैं दे रहा हूँ इसमें आप कैसा लेक्चर लगा आपको ये लिखें। मेरा मोबाइल नंबर है 9414077887। रवि जी के पास आलोक जी, जिन्होंने बहुत मेहनत इस प्रोग्राम को सफल करने की और पूरी टीम इनकी जो है निर्वाण यूनिवर्सिटी की, उनको साधुवाद दे रहा हूँ। एक बार फिर अपना मोबाइल नंबर रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट्सएप का जवाब मैं ज़रूर देता हूँ, आप लिखेंगे तो मुझे भी खुशी होगी कि आपने सुना, मेरी बात को समझा, कुछ सजेशन देना चाहें, मोस्ट वेलकम। मेरा मोबाइल नंबर है 9414077887। मैं निर्वाण यूनिवर्सिटी में आलोक जी और टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक बार मेरा मोबाइल नंबर सभी से शेयर कर दें, और PM भारद्वाज या भारद्वाज फाउंडेशन जयपुर तो फेसबुक को भी अगर आप लाइक करें तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट की, अगर कमेंट में कोई भी अगर क्वेश्चन डालना चाहेंगे तो मैं उसका दूंगा। अगर आप काइंडली करें कि टाइम पूरा हो गया है या किसी का कोई क्वेश्चन है। आई हैव बीन वेटिंग थ्रू कमेंट बॉक्स, अगर आप लिख के भेजते हैं तो मुझे खुशी होगी अगर आप इंटरेक्ट करना चाहें तो। आलोक जी प्लीज़, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप बताएं अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है, नहीं तो हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे, अब कंक्लूड करेंगे इसको। साथियों मुझे लग रहा है क्योंकि कोई कमेंट इसमें आ नहीं पा रहा, तो मैंने आपको सक्सेस मंत्रा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो बोले, उसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बोला। एक बार फिर मैं हमारे जो रवि गोयल जी हैं उनकी टीम है, मैनेजमेंट की टीम है, उनके साथियों की जो टीम है, उन सबको मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दी। साथियों लेक्चर्स तो मेरे आए दिन हो रहे हैं। अभी मैं करियर काउंसलिंग पे 17, 22 और 19 तारीख को जून में ही 1 से 2 बजे, जो कि फेसबुक में लिंक डालूंगा, बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। डॉक्टर रवि गोयल भी वन ऑफ दी सेशन में, ही इज़ ऑल्सो एस्टीम्ड पैनलिस्ट। तो आप लोग जुड़े रहिए और आप इस यूनिवर्सिटी का भी नाम ऊंचा करें, अपने माँ बाप का भी नाम ऊंचा करें और हमारे देश का भी नाम ऊंचा हो। इसी भावनाओं के साथ मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा, भारतवर्ष को सुपर पावर बनाना है और जो फॉर्मूले, जो भी मंत्राज मैंने लिखवाए हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखोगे तो हमारा देश जरूर सुपर पावर बनेगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर पेशेंस हियरिंग, थैंक यू वेरी मच।